ये जानना है। और ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, उपयुक्त में से एक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर प्रेमचंद के बारे में बात कर लें, फिलहाल इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की अगर बात कर लें तो जो सही ऑप्शन है वो मंगलसूत्र है। इनका अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र की कुछ प्रमुख रचनाओं की, इन्होंने और क्या क्या लिखा है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो रंगभूमि ही है ना। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, गबन, रंगभूमि और मंगलसूत्र, ये तीनों ही इन्हीं के उपन्यास हैं, प्रेमचंद्र के ही उपन्यास है। लेकिन जो अधूरा रह गया था वो उपन्यास मंगलसूत्र ही है, ये आप जानते हैं। और कौन कौन से उपन्यास, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, तो बात कर ली जाए तो एक तो सेवा सदन हो जाएगा, ठीक है, सेवा सदन। कर्मभूमि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गोदान, ठीक है, निर्मला, ठीक है। ये प्रेमचंद की क्या है रचना है, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। तो इस तरह से अगर आप एक लय में याद करते हैं या ट्रिक से भी याद करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। और बात कर ली जाए प्रेमचंद की सबसे छोटे उपन्यास की, तो इनका सबसे छोटा उपन्यास जो था वो निर्मला था। क्या? निर्मला सबसे छोटा उपन्यास ये था, ठीक है। और कौन सा सबसे प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। ये तो फिलहाल बात रही उनकी रचनाओं की। अगर हम बात करें इनकी कहानी की, इन्होंने कहानियाँ क्या क्या लिखी हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि दो बैलों की कथा है, दो बैलों की कथा, इन्होंने ये कहानी लिखी, ठीक है। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। या आप बस जानते हैं तो उसी तरह एक बार सुन लीजिए ताकि रिवाइज हो जाए। ईदगाह, जो कि बहुत ही प्रचलित कहानी है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ईदगाह, पूस की रात, कौन सी? पूस की रात, पूस की रात, ये कहानी इनकी है। और बात कर ली जाए कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, ये सारी जो है इनकी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, ठीक है। बड़े घर की बेटी प्रसिद्ध है थोड़ा सा। और जान लें इनके बारे में, प्रेमचंद के वास्तविक नाम, जो इनका मूल नाम क्या था, उसके बारे में बात कर ले तो हम धनपत राय, क्या नाम था इनका? धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। एक बार फिर देखते हैं क्या है प्रेमचंद की रचनाएं। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। निर्मला सबसे छोटा उपन्यास रहा। कहानी है दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। और इनका नाम हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर? रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, कुरुक्षेत्र पर, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। देखिए, चाहे वो रश्मि रथी हो या आपका हो गया कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर की ही जो है रचनाएं हैं। फिलहाल ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें उर्वशी पर मिला था, ये बात है। और रचनाओं की बात कर ली जाए दिनकर साहब के, तो वो उर्वशी है ही। एक रश्मि रथी, जो कि ऑप्शन में भी है, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते, ये सारी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। और ये किस युग के हैं तो ये बता दिया जाए आपको, छायावादोत्तर युग, ठीक है, छायावादोत्तर युग के ये क्या है, लेखक या कवि रहे हैं। तो इनकी हम लोगों ने देख ली क्या, उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, नीम के पत्ते, ये जो है इनकी। और रेणुका की बात कर ली जाए, अगर रेणुका जो है इनकी सबसे पहली रचना है, सबसे पहली रचना है किसकी?
रामधारी सिंह दिनकर के। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ले जाए तो आपने सही कहा है, मतलब ऑप्शन भी आपने सही गेस किया होगा, गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी की एक रचना है जो कि बहुत बड़ी है, नाम ही उसका इतना बड़ा है। कमेंट बॉक्स में उसका आप ज़रूर नाम नोट डाउन करके बताएं और ये भी बताएं कि किस भाषा में उसको लिखा गया है, गारसा दत्तासी के द्वारा। ठीक है, फिलहाल तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन पद्मावती, क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन तुलसीदास, जायसी, केशवदास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं ना। अब देखते हैं चौथे के सही ऑप्शन की पहली बात कर ली जाए तो जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। और कभी कभी जैसे रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर बुला लिया जाता है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी सिर्फ कह दिया जाता है। ठीक है, पद्मावत इनकी रचना है। और भी रचना की बात कर ली जाए तो पद्मावत के साथ इनकी है एक अखरावट। क्या? अखरावट। ठीक है, आखिरी कलाम, और एक है कहर नामा, कन्हावत, चित्ररेखा, भक्त विनोद, बारहमासा। ठीक है, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। और इनकी अगर शैली की बात कर ली जाए तो ये ठेठ अवधी की भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, कौन सी? ठेठ अवधी। और दोहा चौपाई में अपनी बात को रखते थे। किसमें? दोहा चौपाई में। ठीक है, एक बार में अगर बात कर ली जाए मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, चित्ररेखा, बारहमासा, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो रस रहा है, ये किस रस, फिलहाल जैसे हर कवि, हर लेखक जो है एक रौद्र रस या करुण रस, श्रृंगार रस, इस तरह से रस में लिखते थे। अपनी अपनी उन्होंने कैटेगरी चूज करी थी। तो ये प्रकृति चित्रण करते थे। क्या? प्रकृति चित्रण करते थे। ठीक ना, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है चौथे क्वेश्चन का। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लल्लू लाल, सूरती मिश्र, नाभादास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो पांचवे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सूरती मिश्र ही हो जाएगा सही। और बात कर ली जाए इनकी रचनाओं की तो इन्होंने लिखा है कृष्ण चरित्र, और लिखा है इन्होंने श्रृंगार सार। ठीक है, अब भक्त विनोद, छंद सागर, कवि सिद्धांत, और इन्होंने एक लिखा रस रत्न। क्या लिखा? रस रत्न। किसने? सूरती मिश्र ने लिखा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और दूसरा ऑप्शन पांचवे का सबसे सही हो जाता है। एक बार में देखा जाए कृष्ण चरित्र, श्रृंगार सार, भक्ति विनोद, छंद सागर, कवि सिद्धांत और रस रत्न इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। आगे देखते हैं, सुहाग की निपुर के रचयिता हैं। सबसे प्रचलित और सबसे हमेशा अधिकतर हिंदी के एग्जाम के टाइम में अधिकतर देखा जाता है कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन हैं अमृतलाल नागर, निराला, मोहन राकेश, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। छठवें की सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। और भी इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य इनका है महाकाल। क्या? महाकाल। इन्होंने महाकाल लिखा। ठीक है, उसके बाद लिखा शतरंज के मोहरे। क्या लिखा? शतरंज के मोहरे।
ठीक है। और सुहाग के निपुर जो आपके क्वेश्चन में पूछा, ये किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। इन्होंने कई भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा है। ठीक है। अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस बहुत प्रचलित है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानस का हंस। ठीक है। शतरंज के मोहरे, इससे भी क्वेश्चन बना है। सुहाग के निपुर से क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। फिलहाल छठवें का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये भी। फिर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते हैं दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये जो रचना है रचित है। और दिनकर की बात कर ली जाए तो क्या क्या इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं प्रचलित है, जैसे कि हम लोगों ने बात करी है आगे, है ना। और वसी रश्मि रथी रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, नीम के पत्ते ना, ये छायावादोत्तर युग से संबंधित है, तो बिल्कुल हम लोगों ने इनकी बात कर ली है। अशोक के फूल के रचनाकार हैं, कौन है भाई? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अशोक के फूल के रचनाकार है। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही लिखा है अशोक के फूल। ठीक, और देख लेते हैं। अशोक के फूल के साथ साथ इन्होंने लिखा है विचार और वितर्क। विमर्श नहीं, विचार और वितर्क। ठीक है, वितर्क। और इन्होंने लिखा है कल्पलता। क्या? कल्पलता। कल्पलता इन्होंने लिखा है। और भी लिखा है इन्होंने कुटज। ये कुटज भी जो है बहुत ही प्रचलित है। चारुचंद्र लेख इन्होंने लिखा है। चारुचंद्र लेख इन्होंने लिखा है। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा। सूर साहित्य लिखा है इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने विचार प्रवाह लिखा है। क्या? विचार प्रवाह इन्होंने ही क्या किया है? लिखा है। मैं फिर एक बार बोल देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। कौन कौन से? अशोक की फूल तो जो क्वेश्चन में दिया है, और विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज बहुत इंपॉर्टेंट है कुटज, ये आप याद रखिएगा। चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य और विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या है? रचनाएं हैं। झरना के रचयिता देखिए बहुत ही प्रचलित ये भी प्रश्न है। झरना के रचयिता कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम बात कर लेते हैं अगर झरना की, तो झरना जो लिखा गया, यानी कि 9वें क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई क्या है? रचना है। अब बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने और क्या क्या लिखा है। तो झरना, आंसू लहर, आंसू लहर का मायने, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, आकाशदीप, और सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका जो उपन्यास है, यानी कि कंकाल और तितली। तितली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक इरावती भी पूछा जाता है। इरावती जो एक ऐसा उपन्यास है जो क्या है इनका? अधूरा है। पहला क्वेश्चन हमने प्रेमचंद का जो अधूरा था वो कौन सा उपन्यास था वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के क्या कौन से अधूरे हैं। तो अधूरा उपन्यास है वो इरावती है। क्या है? इरावती है। तो कौन कौन सा? झरना के साथ साथ झरना, आंसू लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, आकाशद्वीप, ये सारी क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है। और हमने उपन्यास की बात कर ही ली। उपन्यास कौन कौन सी है? तितली जो कि इम्पोर्टेंट है, इरावती और कंकाल, इनकी 3 रचनाएं हैं। भारती के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली। ठीक है। या नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 10वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात कर ली जाए, इनकी कुछ रचनाएं अगर देख ली जाए तो रंग में भंग। क्या? रंग में भंग, रंग में भंग, राजा प्रजा, योजक चिन्ह लगेगा भाई, राजा प्रजा, और
वेतालिक। और कुछ क्या बच जाता है इनका? शक्ति, एक शक्ति भी है, शक्ति पूछा गया है कई बार। तो ये जो है राजा प्रजा, वेतालिक, रंग में भंग, शक्ति, ये मैथिली सरल गुप्त की क्या है? रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा, जोइंदू, कबीर, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सरहपा जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सरहपा ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं जो कि हम देख लेते हैं सरसरी निगाह से। एक तो गीतांजलि, क्या? गीतांजलि, गोरा, दोह कोश की बात हो ही रही है, इन्होंने रचना की है। मैथिली इनकी भाषा है, मैथिली के साथ साथ इन्होंने हिंदी, उड़िया और बंगाली में भी लिखा है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, तो उड़िया और बंगाली में भी इन्होंने अपनी रचना को लिखा है। सरहपा जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। प्रेम सागर के रचनाकार हैं शरद मिश्र, लल्लू लाल, सूरदास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 की अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, लल्लू लाल। लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं, यानी इन्होंने लिखा है। और कौन कौन सी बात कर ली जाए और कौन कौन सी रचना इन्होंने की है, तो प्रेम सागर के साथ साथ इन्होंने राजनीति, क्या? राजनीति, सभा विलास और माधव विलास लिखा है। ठीक है ना, ये इनकी रचनाएं हैं, राजनीति, सभा विलास और माधव विलास। एक प्रेम सागर है जो कि क्वेश्चन में है, ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, ये 12वां क्वेश्चन, ये 13वां। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, हम लोगों ने अभी अभी क्या है पढ़ा है उसको। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली सरल गुप्त, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जो है इन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। और कौन कौन सी कहानी लिखी है प्रेमचंद ने, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे दो बैलों की कथा, ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूस की रात और कफन ना, ये बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। और इनकी रचनाएं जो थी वो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला। ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी, किसकी? प्रेमचंद की। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 यानी 14 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की ये जो है कविताएं हैं, यानी कि तोड़ती पत्थर। और कविता की बात कर ली जाए तो इन्होंने इनकी और रचनाओं की बात कर ली जाए तो इम्पॉर्टेंट है, परिमल भी पूछा गया है। ठीक है, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तुलसीदास किसके द्वारा रचित है ना, तो ये निराला साहब के द्वारा। और कुकुर मुत्ता, ठीक है, कुकुर मुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीता गुंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि रचनाएं निराला जी के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, ये। और इनका सबसे पहला काव्य अगर बात कर ली जाए, पहला काव्य पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो वो है जूही की कली। जूही की कली इनका पहला काव्य है। ठीक है, ये रहा निराला जी के बारे में, यानी कि 14 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं, हार की जीत के कहानीकार हैं, कौन है? सुदर्शन, कमलेश्वर, राघव, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए 15 के सही ऑप्शन की, तो जो 15 का सही ऑप्शन है वो है पहला, सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन जी के द्वारा ही हार की जीत कहानी लिखी गई है। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? सच का सौदा, सच का सौदा, जो कि अब बहुत होता है क्योंकि सच कोई बोलता ही नहीं, बहुत कम लोग बोलते हैं। ऐसा आप भी मानते हैं कि नहीं?
बता सकते हैं अपनी राय। फिलहाल देखते हैं आगे। सच का सौदा इन्होंने कहा लिखा। और साइकिल की सवारी, जो कि अब गांव में होती है, शहरों में नहीं। शहरों में होती है तो सिर्फ जिम के लिए, ठीक है। साइकिल की सवारी या एथलीट लोग करते हैं, जिनको जीतना होता है साइकिल की सवारी में, जिनको स्टंट करना होता है, वो नॉर्मली कोई आने जाने के लिए अब शहरों में साइकिल का उपयोग नहीं करता ना। साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, पत्थरों का सौदागर, अठन्नी का चोर, अठन्नी का चोर। अठन्नी कितने पैसे को कहा जाता है? अगर आपके समय चला है तो आप जानते ही होंगे, बताइएगा ज़रूर। तीर्थ यात्रा, और क्या इन्होंने लिखा है? सुदर्शन ने क्या क्या लिखा है? और तीर्थ यात्रा, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, अठन्नी का चोर, चोर, तीर्थ यात्रा। और इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम जो था वो क्या था? बद्रीनाथ। क्या था? बद्रीनाथ। यानी कि 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, ये कैसे कैसे कहानी, जैसे हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, ऐसा है कि जैसे कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ख़त्म हो जाए सब कुछ, ये एग्ज़ाम हो जाए, कुछ ईद चली जाए जब ना, तो मेरा तो ऐसे बहुत मन करता है, आपका क्या, कि ईद चली जाए तो फिर हम इन सभी कहानियों को ना आराम से, अभी तो सिर्फ हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ पाते। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, यानी कि कहानियाँ, काव्य पढ़ने में, आपको भी होगा शायद। तो बड़ी इच्छा नहीं होती है कि ये भाग दौड़ ना हो, बहुत आराम से थोड़ी सी लाइफ हो बची हो जो, लास्ट में हम लोग ये सारी कहानियों को पढ़ा जाए, इनसे सीखा जाए कुछ ना। क्योंकि अब तो एग्ज़ाम कि इतनी भाग दौड़ हो जाती है, या जीवन की इतनी भाग दौड़, सीखना तो बहुत कुछ है लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ जो वास्तविक है छूट जाता है ना। फिलहाल पहला ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, कौन है भाई? किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी इसी में रहेंगे ना। यहाँ पे हो जाएंगे इंशाअल्लाह खां, वृंदावन लाल वर्मा। उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां, ठीक है। इंशाअल्लाह खां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है प्रश्न, उन पर देखते हैं। शिव शंभू के चित्र से संबंधित रचनाकार है? केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 17 का जो सही ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो है इन्होंने रचना की है शिव शंभू के चित्र, ठीक है। क्या? शिव शंभू के चित्र। आगे देखते हैं, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है भाई? केशवदास, बिहारी लाल, दादू दयाल। उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो केशवदास जो है वो रसिक प्रिया के रचयिता हैं। और भी देख लिया जाए कि क्या है, केशवदास ने क्या क्या लिखा है। तो रसिक प्रिया के साथ साथ उन्होंने लिखा है कवि प्रिया, नखशिख, नख नक्षत्र यानी कि नखशिख, छंदमाला, ये छ है भाई, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका। और बात कर ली जाए जो जहांगीर चंद्रिका है, यही इनकी अंतिम रचना है। क्या है? अंतिम रचना है। कौन सी? जहांगीर चंद्रिका। तो क्या क्या? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं केशवदास जी की। कुटज के रचयिता हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शांति प्रिया, प्रिया द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और इनके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, इनके रचनाओं के बारे में। आंसू के रचनाकार हैं, देखिए झरना आंसू की बात हुई थी, जयशंकर प्रसाद निराला,
नंदन पंथ उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 के जो सही ऑप्शन है वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि हम लोगों ने झरना आंसू लहर कमाने की बात की थी जब इनसे संबंधित सबसे पहले प्रश्न आया था ना। इनका अधूरा जो महाकाव्य था कौन सा था वो कमेंट बॉक्स में आप अभी बताइए, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किसके ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है? सूरदास, कबीर दास, रहीम दास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि चंदन के पेड़ से जो विष है, यानी कि जो सांप हैं वो लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ विषैला नहीं होता है। उसी तरह इंसान को होना चाहिए, मतलब ये जो है सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं। तो 21 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। यानी कि ये जो पंक्ति है वो रहीम दास जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या क्या लिखा है जो कि प्रचलित है? रहीम दोहावली, ठीक है, रहीम दोहावली। इसके साथ साथ श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा, और इन्होंने लिखा है तुलसीदास। क्या लिखा है इन्होंने? तुलसीदास। अच्छा, रहीम तुलसीदास गुरु थे इनके, तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास किसने लिखा है इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि निराला साहब ने तुलसीदास लिखा है, ठीक है ना। तुलसीदास जो थे इनके गुरु थे। ये अपना गुरु किसे मानते थे? तुलसीदास को, तुलसीदास को। और तुलसीदास लिखा किसने है? ये निराला ने लिखा है, ठीक है, निराला साहब ने लिखा है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ठीक है। कि रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेखक पूछा है 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये तुलसीदास ही जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए, तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है सबसे ज़्यादा प्रचलित? रामचरितमानस। रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं, ठीक है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, गीतावली, भैरवे रामायण, रामायण, सतसई। देखिए सतसई इन्होंने लिखी यानी कि तुलसीदास ने, लेकिन मतीराम सतसई अगर की बात कर ली जाए तो मतीराम सतसई मतीराम ने लिखी है। तो तुलसी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम, किसका नाम लिया जाता है? मतलब कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं ना। अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए 24 के, तो 24 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सूरदास। क्या? सूरदास। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरदास। सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सागर, सूर सारावली, और इसके साथ साथ और कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। ये आसान है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? प्राकृतिक, ब्रज भाषा, अवधि, उपरोक्त में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने पूछा वही क्वेश्चन आ गया। 25 के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो अवधि है बिल्कुल, ठीक है। और रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। भूषण किस रस के कवि हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वीर रस है, जैसे चढ़ चेतक पे तलवार उठा करता था भूतल पानी को, ये जो है वीर रस का उदाहरण है ना। और झांसी की रानी की जो कविताएं हैं वो वीर रस ना, जिसमें वीर रस पूरी तरह से उत्साह बहुत ज़्यादा हो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू, पुष्प दंत, सरहपा, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो स्वयंभू जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ये इन्हें आदि एक कवि कहा जाता है हिंदी का, ठीक ना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7। तो इसमें सोचना नहीं है, 7 है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, विद्या निवास मिश्र, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि व्यंग कसना,
अगर कोई चीज़ घटित हो रही है समाज में या कुछ किसी ने उपन्यास लिखा उसमें ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया तो वो आलोचनात्मक तरीके से उस पर टिप्पणी रखते थे कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। वो कौन है? तो 29 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई ने विरोधाभास जैसी रचनाएं लिखी, जैसे ज्वाला और जल, ज्वाला और जल। हंसते हैं रोते हैं, यानी कि एक तरफ हंसने की बात हो रही है, एक तरफ रोते हैं, रोने की बात हो रही है। हंसते हैं रोते हैं किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना है। और कौन कौन सी बात कर ली? जैसे उनके दिन फिरे, उनके दिन फिरे यानी कि समय के साथ बदल जाना, फिरे। ठीक है। भोला राम, और इन्होंने लिखा भोला राम का जीव। एक इन्होंने लिखा तट की खोज, किसकी? तट की खोज। तो देखिए ज्वाला और जल, हंसते रोते, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, तट की खोज, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी जो है रचना में किस समस्या की बात की गई है? राजनीतिक समस्या, तलाक से जुड़ी समस्या, शिक्षा समस्या, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या के बारे में बात की गई है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 31 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो राजेंद्र अवस्थी ने कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो दिनकर जी के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली। फिलहाल बात कर लेते हैं कि किस रस को ये प्रधानता देते हैं अपनी रचनाओं में। तो वीर रस बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला को कैसा कवि माना जाता है? कवि माना जाता है। ठीक है, कवि यहाँ पे होंगे, कवि माना जाता है। क्रांतिकारी, अवसरवादी, भाग्यवादी, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कवि होगा फिलहाल। तो 33 के सही ऑप्शन की बात कर ले जाए, ये क्रांतिकारी है। क्यों क्रांतिकारी कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। से क्या इन्होंने रचनाओं में अपने बदलाव किया कि इन्हें क्रांतिकारी स्वभाव का माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है 34 का सही ऑप्शन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो जरूरी रचनाएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइए। आगे देखते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठल नाथ, राजा लक्ष्मण सिंह, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया। तो ये थे 35 क्वेश्चन। और बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इन 35 क्वेश्चनों में कितना स्कोर रहा और आपको सबसे पहले ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और आप लोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ठीक है। भक्ति सागर ऑप्शन है, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगर उपयुक्त में से एक या कोई नहीं तो ये तो है नहीं, तो पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, काव्य सागर। ठीक है, काव्य सागर। अब बात कर ली जाए कि काव्य सागर किसकी रचना है। तो काव्य सागर जो है वो सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की रचना। ये बात तो रही कि काव्य सागर जो है सूरदास की रचना है और ये भक्ति काल से संबंधित है ना। और इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं, रचनाएं जो हैं उनकी बात कर ली जाए तो सूरदास जो है वो लिखते हैं सूर सागर, जो कि प्रचलित है बहुत, और कई एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं और डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बन जाते हैं फिलहाल। तो सूरदास ने सूर सागर, सरावली, ठीक है, सूर सारावली,
रावली। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। और फिर और लिख लेते हैं, क्या है, प्राण प्यारी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख लीजिए, और भागवत जैसे रचनाओं को लिखा है। अगर हम इसको कहें कि एक लाइन में, तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, भागवत, सूर पचीसी और प्राण प्यारी, ये जो है सूरदास की रचनाएं हैं और ये काव्य सागर से संबंधित है बिल्कुल। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है और इससे संबंधित हम लोगों ने जो बन सकते थे क्वेश्चन, उस पर हमने चर्चाएं कर ली। ठीक है, खड़ी बोली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। खड़ी बोली में सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि खड़ी बोली में सबसे पहले किसने अपनी कविताएं, रचनाएं लिखनी शुरू की थी, या पहले लेखक या कवि कौन है जिन्हें खड़ी बोली, जिन्होंने अब पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, तो वो जो है मैथिली शरण गुप्त और अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो और मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब खड़ी बोली का जो पुराना नाम है या एक वास्तविक नाम जो है, उसे कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी। तो ये रही बात। फिलहाल आगे चलते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अब बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो आपको याद होगा, आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, अष्टम, सप्तम, नवम, उपर्युक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 8वीं अनुसूची में रखा जाता है संविधान में भारतीय भाषाओं को, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। अब इन 22 भाषाओं में सबसे नवीनतम कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइए। ठीक है, अब ये भी बताइए कि फिलहाल चलते हैं, वैसे बता दीजिएगा किस अनुसूची में जो है इन भाषाओं को जोड़ा गया है, जो मैथिली भाषा है उसको। फिलहाल चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन है? कौन सा? पुष्टि मार्ग का। ऑप्शन देखते हैं, भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो श्रीमद् भागवत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जो है वो महर्षि वेद व्यास की रचना है। किसकी रचना है? महर्षि वेद व्यास की रचना है। वेद व्यास ने 3 वेद लिखे हैं। ठीक है, मतलब 4 वेद लिखे हैं, चारों वेद इन्हीं की रचना से माना जाता है, जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो है, तो इनकी रचना इन्होंने की। कुछ ग्रंथों की भी रचना की है। तो हाँ, सबसे पहले जो लिखा किसके द्वारा गया है, तो रचना तो इन्हीं ने की है, लेकिन लिखे जो है इन्होंने वेदों को गणेश जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ठीक है, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्प दंत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए और इसके सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो विद्यापति जो है वो सही ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यापति जी की, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ये संस्कृत में और हिंदी में और भी भाषाओं में इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं। बात कर लेते हैं, तो इन्होंने लिखा है भू परिक्रमा। क्या लिखा है? भू परिक्रमा। भू परिक्रमा के साथ साथ इन्होंने लिखा है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। ठीक है, लिखनावली। लिखनावली। ठीक है, और इनकी एक हिंदी रचना है जिसे पदावली कहते हैं। इन्होंने पदावली लिखा है हिंदी रचना में।
कौन सी? हिंदी रचना में। ठीक है, ये आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल कब से कब तक रहा ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करिए। और आदिकाल के कवि हैं। और बात कर ली जाए कि ये कैसी रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो ये वीर रस, ठीक है, श्रृंगार रस, भक्ति रस आदि, जैसे भक्ति पर, भक्ति चीज़ों पर, जैसे कृष्ण, जैसे सूरदास लिख रहे हैं, तुलसीदास लिखते थे, मेरा भाई, उसी तरह से ये भी भक्ति काल, आदिकाल के हैं लेकिन भक्ति पर लिखते हैं। ठीक है ना, विद्यापति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा है कि चक्र का चक्का हो जाना की ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्र का चक्का हो जाना, यानी कि जिस प्रकार से स्थितियां आए उस हिसाब से ढल जाना। विस्मीकरण, समीकरण, विपर्यय, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो समीकरण ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कि समीकरण है, ये ध्वनि प्रवृत्ति जो है वो समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, तुलसीदास, जो कि प्रचलित है और ये आसान प्रश्न है। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। और इन्होंने क्या लिखी है? सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस। ठीक है, क्या? रामचरितमानस लिखी इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, भैरवे रामायण, ठीक है, और सतसई। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, इसे रामचरितमानस इन्होंने लिखा जो कि प्रचलित है। फिर विनय पत्रिका आ जाता है, ठीक है, गीतावली जो कि कृष्ण गीतावली और गीतावली 2 हैं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भैरवे रामायण लिखा इन्होंने। कौन? भैरवे रामायण और सतसई। क्या है? सतसई। तुलसीदास किस धारा के कवि हैं ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। रसखान के प्रसिद्ध रचना के बारे में बताएं और कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। फिलहाल आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ठीक ना, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो हो जाता है वो जर्मन है। ग्रीम नियम जो है वो जर्मन भाषा से संबंधित है। आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गए हरि नाम। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? यानी कि आते जाते दरबारों में, राजाओं के दरबारों में आते जाते जो है वो पनहिया यानी कि चप्पलें टूट गई और हम हरि का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम भूल गए लेना, यानी कि आने जाने में। ठीक है, आवत जात किसके द्वारा ये रचित पंक्ति है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वें का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कुंभन दास द्वारा जो है वो रचित है ये आवत जात पनहिया टूटे, यानी कि ये अकबर के दरबार, अकबर जो है इन्हें बुलाते हैं, ये कुंभन दास है। मैं लिख देती हूँ कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है टाइपिंग में। तो ये अकबर के दरबार में जब अकबर ने इन्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाया था, तो ये पुरस्कार लेने जब गए तो ये वही कहे, इन्होंने ये पंक्ति बोली कि आते जाते, मतलब इतना दूर था कि आते जाते चप्पलें टूट गई और इन पुरस्कारों में या इन सब चीज़ों में मैं प्रभु का नाम लेना भूल गया, जो कि कुछ हद तक सही नहीं है। मतलब ये बात रखते हैं उस टाइम पे। फिलहाल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, छलके अति अंगनी चारू गोराई। यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, देव, मतीराम, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये तो जो कविता है मतीराम की है, ये सर्वज्ञ, मतलब सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये जो पंक्ति है वो मतीराम की ही है। बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो है श्रृंगार
यहाँ पे सौंदर्य की बात वो कह रहे हैं कि कुंदन को रंग फीको लगे, यानी कि जो सोने का रंग है वो फीका लगने लग रहा है। वो जो नारी की सौंदर्यता है, ठीक है, उसके सामने क्या है, सोने की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो उसके आगे फीका लग रहा है। वो इतनी मतलब कि सौंदर्यवान है कि चारों तरफ उसका जो है उजाला फैला हुआ है, सौंदर्य जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो मतीराम ने ये कहा है। और इनकी और भी रचनाएं जो हैं वो देख ली जाए तो फूल मंजरी, क्या, फूल मंजरी, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम जो कि बहुत ही प्रचलित है, ललित ललाम, ये इन्होंने मतीराम सतसई लिखी है। सतसई तो तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन मतीराम सतसई जो है इन्होंने ही लिखी है, मतीराम ने, ठीक है। और हिम तरिंगिणी, हिम तरिंगिणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो मतीराम की बात कर रहे थे हम लोग, जो है मतीराम सतसई, और ये रीति काल के जो हैं वो कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, ठीक है। हिमतरिंगिणी इतना प्रचलित है कि वो आ जाता है हिमतरिंगिणी फिलहाल। तो मतीराम की रचनाओं की हम लोगों ने बात करी कि फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग, कवित रस, सरस राग, रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े चिरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा है, विरोधाभास, दृष्टांत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे विरोधाभास, एक दूसरे की विपरीत बातें करी जा रही हैं, ठीक है, विपरीत बातें करी जा रही हैं। सरस रति, अन बूढ़े बूढ़े, ठीक है ना, अन बूढ़े बूढ़े, तो एक तरफ तो जो है सकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, एक तरफ नकारात्मक। तो जिस भी दोहे में या जहाँ पर भी नकारात्मक सकारात्मक की बात की जाती है वहाँ पे विरोधाभास हो जाता है। क्या भास हो जाता है? जैसे दिन का रात बताया जाए, ठीक है, कड़वे को मीठा बताया जाए, ठीक है ना, तो ये विरोधाभास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम भी पूछ लेता है तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। उपर्युक्त में से एक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिम किरीटिनी जो है वो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की। और इन्हीं की रचना मैंने अभी अभी जो कहा हिम तरिंगिणी, जो कि बहुत ही प्रचलित है ना। तो इन्होंने हिम तरिंगिणी की रचना की। और भी कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध इन्होंने लिखा, मतलब की रचना की। साहित्य देवता, साहित्य देवता, माता, माता युग चरण, समर्पण, क्या क्या, समर्पण, ठीक है, अमीर इरादे के साथ साथ इन्होंने लिखा गरीब इरादे, गरीब इरादे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसे ऐसे रचनाओं को लिखा है, जैसे कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, हिम तरिंगिणी, माता। हिम तरिंगिणी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला था, कब? 1949 में, ठीक है, 1949 में इन्हें जो है कि मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिलहाल आगे चलते हैं। कछुआ धाम किस विधा की रचना है? तो कछुआ धाम संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये एक निबंध है। निबंध एक लिखने का तरीका है, जैसे आप गद्य पद्य में लिखते हैं उसी तरह निबंध में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नई चीज़ें नहीं है ये। तो कछुआ धाम जो है वो निबंध विधा की रचना है, इसको निबंध के तरीके से लिखा गया है। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती सही ऑप्शन हो जाएगा।
चाकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उग्र का। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं, ठीक है, यानी कि ये नाटक है। शकुंतला की अंगूठी क्या है? एक नाटक है। किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर स्रोते, ठीक है, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सुरेंद्र वर्मा जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार यही हैं। और इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे? जैसे 8वां सर्ग, क्या लिखा? 8वां सर्ग, ये तो लिखा ही। एक लिखा है इन्होंने सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी क्या है? नाटक है। और इन्होंने जो कुछ लिखा है, यानी कि मुझे चांद चाहिए, क्या? मुझे चांद चाहिए, ये लिखा है इन्होंने। अंधेरे से परे, ये भी लिखा है। और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये किसकी ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं, रचना की गई हैं सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत की पंक्ति है? यानी कि आह वेदना जो है मिली विदाई एक नाटक है, और ये नाटक की किस पंक्ति से लिया गया है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है उन्होंने लिखी है आह वेदना मिली विदाई। मतलब ये तो एक पंक्ति है, लेकिन ये किसकी पंक्ति है अगर बात कर ली जाए तो ये स्कंदगुप्त की है। किसकी है? स्कंदगुप्त की, जो कि है किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके? जयशंकर प्रसाद। अब प्रसाद ने कौन कौन से जो है रचनाएं की हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आकाशदीप, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, जो कि हम बहुत जब क्लास 7th 8th हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो देख लेते हैं क्या क्या। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, आकाशदीप। और इनके कुछ उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है? कुछ उपन्यास है। कौन कौन से उपन्यास की बात कर ली जाए तो कंकाल, ये भी बहुत पूछा जाता है, कंकाल भी पूछा गया है, तितली भी पूछी गई है, और इरावती भी पूछी गई है। और ये भी पूछा गया है कि इनका कौन सा उपन्यास जो है अपूर्ण यानी कि अधूरा रह गया था, वो इरावती है, ठीक है। इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन तो फिलहाल ये सही हो जाता है 16 का। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ठीक है, यानी कि सबने सारिका पत्रिका का संपादन किया, इनमें से एक ने नहीं किया होगा या दो ने। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो राजेंद्र यादव ने सारिका पत्र का संपादन नहीं किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्धा, इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वर्धा में है। कहाँ पे है? वर्धा में है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। कल्पना, मतवाला, सारिका, पहल। सारिका, मतवाला, पहल और कल्पना, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए 19 की, तो जो सही ऑप्शन है पहले मतवाला, ठीक है, उसके बाद कल्पना, उसके बाद सारिका, उसके बाद पहल जो है पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं, प्रशासन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता, या परख फिर सुनीता, त्यागपत्र फिर सुखदा, सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखदा, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रम, यहाँ पे कालक्रम होगा, अनुसार सही क्रम क्या है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रा बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, मिश्रा बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। मिश्रा बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो जो है पहले कालक्रम की बात कर ली जाए तो पहले राम कुमार वर्मा है, फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, फिर मिश्रा बंधु, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से, यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। चंद्रगुप्त, संयोगिता स्वयंवर, कोणार्क, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त या कोणार्क। फिर उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला संयोगिता स्वयंवर है, फिर चंद्रगुप्त है, फिर सिंदूर की होली है, फिर कोणार्क है। ठीक ना। आगे देखते हैं, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, मेरठ, कानपुर, मेरठ। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान प्रश्न है ये। 23 का सही ऑप्शन जो है वो मेरठ हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागलिपि। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नागरी लिपि की बात कर ली जाए तो 24 का सही ऑप्शन जो होगा वो दूसरा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? यानी हिंदी का जो प्रचार सभा था उसका मुख्यालय कहाँ है दक्षिण भारत के? वर्धा में, बेंगलुरु, मद्रास। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो मद्रास जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो देखिए उच्चारण स्थान बहुत ही वर्ग के हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट, प, न, त, ये सारे वर्गों के हिसाब से आप क्या है ध्वनि का उच्चारण देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से। बहुत पहले, अब तो क्लासेस इस तरह से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में चल रही हैं, जब पूरी तरह से पैटर्न बताया, कंटेंट के साथ बताया जाता है, तो वहाँ पे पूरी बातें की गई हैं। तो दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो दंत, ओष्ठ और कंठ। ठीक ना। ये क्वेश्चंस, अच्छा मैंने सोचा कि दोबारा आया है क्या। हाँ? दंत, ओष्ठ और कंठ। प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, यानी कि प जब आप बोलते हैं तो आपके होठ जो है वो बिल्कुल कंठ और दंत, या आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। क वर्ग में कि च वर्ग में कि ट वर्ग में कि त वर्ग में, कौन सा वर्ग कंठ और दंत में आएगा? ठीक है, प वर्ग तो आपका समझ में आ गया कि ओष्ठ में आएगा। देखिए 26 तो हैं, फिलहाल देख लेते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता, ज्ञान मंजरी, हितोपदेश। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो
84 वैष्णव की वार्ता जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है कि गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा ये लिखित ग्रंथ है। आल्हा खंड का रचयिता कौन है? सबसे महत्वपूर्ण और कई बार पूछा जाने वाला। चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आल्हा खंड का रचयिता जो है 27 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो वो जगनिक है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नरपतिनाल ने क्या लिखा ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? अंडाल, अक्कामासी, मीराबाई, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का जो सही ऑप्शन है वो अंडाल सही हो जाएगा, ठीक है। आलावर महिला संत क्या होती हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं ना। तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? जो कि हम लोगों ने तुलसीदास की जो रचनाएं पढ़ी उसमें हम लोगों ने देख लिया कि तुलसीदास द्वारा रचित जो कृष्ण काव्य कौन सा है जो कृष्ण के लिए लिखा गया हो, प्रभु जो है भगवान कृष्ण के लिए लिखा गया हो, ठीक है ना। तो कृष्ण चरित है, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो कृष्ण गीतावली जो है वो कृष्ण काव्य है, जो कि हम लोगों ने देखा कि गीतावली जो है तुलसी द्वारा लिखित रचित रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है, हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल, रविदास, संत पलटू दास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही सही हो जाएगा क्योंकि ये जो है रैदास द्वारा रचित रचना है। मतलब जो पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतिराम, केशव, घनानंद, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो घनानंद जो है रीतिबद्ध। देखिए इसके बाद जो है हिंदी की और क्लासेस जो आएंगी वो इसी तरह से आएंगी कि काल से संबंधित ये भक्ति काल के से समकक्ष कौन है, ठीक है, आदि काल के समकक्ष रीतिबद्ध क्या है, ये सारी चीज़ें इन प्रकार से प्रश्न आएगा। और 30, 40 या 50 प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं। फिलहाल वो एक अच्छी वीडियोज होगी जो कि शाम तक या बिल्कुल अपलोड की जाएगी, आप ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल आज का देखते हैं तो 32 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण, मम्मट, रस गंगाधर, आनंदवर्धन, काव्य प्रकाश, पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। और ऑप्शन क्या है? 5 तो इसमें है नहीं तो ये तो होगा नहीं। 3, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 2, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 32 के बारे में अगर बात कर ली जाए कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है, तो ध्वन्यालोक के जो रचनाकार है वो आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। मम्मट प्रचलित है, आप जानते हैं, ठीक है। तो रस गंगाधर की बात कर ली जाए, मम्मट जो है काव्य प्रकाश द्वारा है और रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ है, ठीक है। तो ध्वन्यालोक पहले का तीसरा, जो पहले का तीसरा कौन है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक ना। इन रचनाकारों को उनके रचनाओं के नाम के साथ सुमेलित करिए। सुमेलित करना है गुलाब राय, सिंहावलोकन और बच्चन, मेरी असफलताएं, वियोगी हरि, नीड़ का निर्माण, फिर यशपाल, मेरा जीवन प्रवाह। तो आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन क्या क्या है? 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन रचनाओं को अगर देखा जाए तो गुलाब राय की अगर बात कर ली जाए सबसे पहले तो इन्होंने मेरी असफलताएं लिखी हैं, ठीक है। क्या? मेरी असफलताएं। अब वियोग और बात कर ली जाए कि जो बच्चन हैं उन्होंने लिखा है नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है। वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह, यशपाल ने लिखा सिंहा अवलोकन। तो पहले का दूसरा
और दूसरे का तीसरा। बिल्कुल ही पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 2 3 4 1। आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी स्कंदगुप्त या कोर्ट मार्शल? कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त पहला राजा या बकरी? स्कंदगुप्त पहला राजा, बकरी या कोर्ट मार्शल? उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो स्कंदगुप्त पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल, ये जो है सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। इनका सही अनुक्रम जो है यही होगा। रचना के आधार पर एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने, माखन लाल चतुर्वेदी ने, सोहन लाल द्विवेदी ने। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का जो सही ऑप्शन है वो माखन लाल चतुर्वेदी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं, उपन्यास और ये किस काल से संबंधित है? इनके सभी आप जो है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिएगा, बताइएगा कि आपका जो स्कूल आज की क्लास में क्या रहा और आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। फिलहाल ये था आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।